गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजन झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज का यह वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। CC 10 पेपर। यह हमारा जो वीडियो है यह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी का तीसरा थ्योरी हम लोग देख रहे हैं आज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी को तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी क्या होता है। इससे पहले हम कॉम्परेटिव कॉस्ट, एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हैवर्लर इन 1936। हैवर्लर ने 1936 में इस थ्योरी को दिया था। उनसे इन्होंने एक तरह से कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को ज़्यादा रिफाइन वे में इन्होंने दिखाया है, इन्होंने एक्सप्लेन किया उसको। तो यहाँ पे क्या है कि कॉम्परेटिव एडवांटेज जो है उसके बेसिस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्होंने दिया। तो यह थ्योरी जो है कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी की ही तरह है, उससे कुछ डिफरेंसेज है, कुछ फंडामेंटल चेंज है, कुछ एजम्पशंस अलग हैं, उसके साथ इन्होंने इसको डेवलप किया। तो यह थ्योरी कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द कॉस्ट ऑफ ए कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ second commodity that must be given up to release just enough resources to produce one additional unit of first commodity। तो आप सब लोग जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि किसी एक वस्तु के एक यूनिट उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु का कितना यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो वह उस वस्तु का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। कि किस मतलब एक वस्तु है, मान लीजिए x और y वस्तु है। तो मान लीजिए x वस्तु के एक यूनिट उत्पादन बढ़ाने के लिए y वस्तु के कितने यूनिट का उत्पादन कम करेंगे जिससे कि x का एक यूनिट उत्पादन बढ़ेगा। तो x का जो एक यूनिट उत्पादन बढ़ा और y का जो सैक्रिफाइस हुआ वही x का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। तो ये क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। द नेशन विथ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इन सेकेंड कमोडिटी। मतलब जिस देश का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी वस्तु के प्रोडक्शन में कम है, कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है, और दूसरे वस्तु में के उत्पादन में उसका कंपैरेटिव डिसएडवांटेज अधिक है। तो अब देख रहे हैं कि एक देश का एक वस्तु में कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो है, और वहीं दूसरे वस्तु के उत्पादन में उसको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर देखते हैं इसके आगे का। यहाँ हम देखते हैं इस स्लाइड में कि यह 3 केसेस होते हैं। देयर आर 3 केसेज ऑफ ट्रेड, मतलब 3 कंडीशन में ट्रेड हो सकता है। एक कांस्टेंट कॉस्ट, मतलब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग कॉस्ट मीन्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग कॉस्ट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। या आप प्रोडक्शन चैप्टर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इन चीज़ों को आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये 3 केस है, लेकिन हम यहाँ पे एक केस को देखेंगे, वो होगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल को हम लोग यहाँ देखते हैं। उस कंडीशन में जब प्रोडक्शन में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल होगा तो किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड होगा यहाँ पे। तो जैसा कि बताएं कि ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट। इंक्रीजिंग कॉस्ट मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसमें हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि क्या है। जैसे देखिए, जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है वहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन में आप फैक्टर को लगाते हैं किसी वस्तु के उत्पादन में, एंड हैव टू चेंज फैक्टर इन द सेम प्रोपोर्शन टू इंक्रीज द सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी। अब जैसे मान लीजिए 2 यूनिट लेबर और 2 यूनिट कैपिटल में
अगर किसी वस्तु का 4 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है तो 8 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल करना होगा। तो क्या करना होगा, 8 यूनिट जब प्रोडक्शन करेंगे तो हमें उसके लिए 4 यूनिट लेबर और 4 यूनिट कैपिटल लेना होगा। मतलब अगर 4 एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसके लिए फिर उतना ही लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल किया जाएगा उसके फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। तो यह एक कांस्टेंट का कंसेप्ट था, लेकिन देखिएगा रियल वर्ल्ड में यह संभव नहीं है। यहाँ देखिएगा वहाँ जो सेकेंड पॉइंट है उस पर आप देखिए, इन रियल वर्ल्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल। इंडीड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड नॉट इन एनी फिक्स्ड प्रोपोर्शन बट इन वैरिंग प्रोपोर्शन। मतलब ये वास्तविक दुनिया में, वास्तविक अर्थव्यवस्था में यह संभव नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं, उसका जो कम्बिनेशन होगा वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइंड होके वो प्रोडक्शन नहीं करता है, बल्कि वो वैरिंग प्रोपोर्शन में करता है। मतलब अलग अलग चेंज किए हुए प्रोपोर्शन में वो उत्पादन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिसोर्स रिलीज्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी टू अनदर मे नॉट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड कमोडिटी। मीन्स एक, जैसे हम बताए थे x और y वस्तु है, अगर x का 1 यूनिट हमको बढ़ाना है तो y का जितना यूनिट छोड़ना है। मतलब रिसोर्स का ट्रांसफ़र होगा y से x की ओर, y से x की ओर। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक वस्तु के उत्पादन में जो लगाए हैं आपने रिसोर्स को, उस रिसोर्स से दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए वो रिसोर्स सुटेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि व्हीट के प्रोडक्शन में जो आप लेबर कैपिटल जो यूज़ करें वो सेम लेबर कैपिटल यूजफुल हो क्लॉथ के प्रोडक्शन में, ये ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है, मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर यूज। सच फैक्टर्स आर रेफर्ड एज प्रोडक्ट स्पेसिफिक फैक्टर्स। मतलब कुछ जो उत्पादन के साधन हैं वो उनको विशेषज्ञता हासिल है कुछ विशेष वस्तु के उत्पादन में ही, वह उसी को कहा जाता है, वैसे फैक्टर को कहा जाता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक फैक्टर। मतलब व्हीट के प्रोडक्शन के लिए वो फैक्टर अगर सुटेबल है तो उसको हम कहेंगे वो व्हीट के लिए वो है। उसका यूज़ आप वाइन बनाने में, उसका इस्तेमाल दूसरे किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में नहीं हो सकता है उतने अच्छे तरीके से। तो ऐसे फैक्टर को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट स्पेसिफिक फैक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग कॉस्ट इन प्रोडक्शन। ये जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक फैक्टर है इसी के कारण जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग कॉस्ट पे होता है, क्योंकि आप जब रिसोर्स को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं तो वो कॉस्टिंग बढ़ेगा उसमें। इसी कारण से इंक्रीजिंग कॉस्ट जो है प्रोडक्शन में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि किस तरीके से हम एक ग्राफ है, जिस ग्राफ को हमने पिक्चर के फॉर्म में रखा है आपके सामने, उसमें देखिएगा एक है यूएसए और एक है इंडिया का। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में इस ग्राफ का डिस्क्रिप्शन है, उसको आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन हम आपको इस ग्राफ को समझाते हैं। देखिएगा AB, अब हम यूएसए का केस पहले देख रहे हैं। यूएसए में देखिए AB जो है उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसको हम लोग PPC बोलते हैं, और डोमेस्टिक लेवल पे EF जो है सो उसका प्राइस लाइन है, और IC1 जो है सो उस कंट्री का कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है IC1। तो आप देखिएगा जो ब्लैक कलर का इंडिफरेंस कर्व, ब्लैक कलर का जो प्राइस लाइन है और M पॉइंट है एक, उस M पॉइंट पे डोमेस्टिक मतलब ऑटार्की का स्थिति। ऑटार्की किसको बोलते हैं? ऑटार्की वैसा सिचुएशन है जहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है। विदाउट ट्रेड
है, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड से पहले ट्रेड नहीं हो रहा है। तो EF उसका प्राइस लाइन है, M पे वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब आप देखिएगा कि ट्रेड के बाद जो TT प्राइस लाइन होता है उसमें क्या होता है कि USA को, आपको जब आप ध्यान से देखिएगा AB कर्व को, AB जो आपका PPC कर्व है उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, उसको कई जगह कई नामों से जाना जाता है। तो उसको देखने से स्पष्ट होता है कि USA को क्लॉथ के प्रोडक्शन में ज़्यादा बेनिफिट है व्हीट के तुलना में, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन दोनों का हो रहा है। तो अब प्री ट्रेड देख लिए कि M पे वो देश जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, वहाँ के कम्युनिटी। अब क्या है कि ट्रेड करना है, ट्रेड बेनिफिट होगा ट्रेड करने से। तो US क्या कर रहा है कि आप देखिए SV अमाउंट देख रहे हैं, SV अमाउंट जो है उस अमाउंट को उतना फैक्टर व्हीट के प्रोडक्शन से रिलीज करता है, मतलब जो VS अमाउंट है वो व्हीट के फैक्टर से रिलीज करता है, फैक्टर को व्हीट के प्रोडक्शन से, और उसको लगाता है क्लॉथ के प्रोडक्शन में। तो VR अमाउंट जो है वो क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये सिचुएशन तब होगा जब इसके डोमेस्टिक कंजम्पशन स्थिर रहे, डोमेस्टिक कंजम्पशन में चेंज नहीं आए। उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि VR अमाउंट जो है सो क्लॉथ उसके पास ज़्यादा है। अब उस VR अमाउंट क्लॉथ को क्या करेगा, इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, और उसके बदले में उसको अब आप देखिए VK अमाउंट व्हीट मिलेगा। VR अमाउंट एक्सपोर्ट किया और VK अमाउंट उसको इंपोर्ट मिला, मतलब VR के बदले उसको VK मिला। अब आप लाइन जो दोनों है VR और VK, उसको देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जितना इसने एक्सपोर्ट किया उससे ज़्यादा इसको, उसके एक्सचेंज के बदले इसको ज़्यादा व्हीट मिला। तो जो नया प्राइस लाइन बना वो TT कर्व है, वो इंटरनेशनल प्राइस रेशियो को दिखाता है। अब ट्रेड के बाद जो सिचुएशन है, अब कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व IC2 हो गया और K पॉइंट पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में आप क्या देखें कि फैक्टर तो ज़्यादा नहीं बढ़ा, फैक्टर तो जो था उतना ही रहा, लेकिन देश का वेलफेयर बढ़ा। कैसे बढ़ा, गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा उस देश में हुआ, क्योंकि IC1 से IC2 एवव है, मतलब IC2 जो है उसमें ज़्यादा गुड्स मिल रहा है सेम रिसोर्स के साथ। तो जो SK अमाउंट है वो USA का गेन होगा, SK अमाउंट जो है वो USA का गेन है। इसी तरीके से आप इंडिया का देखिए, तो जो बातें यहाँ हमने बतलाई है वही बातें वहाँ भी है कि पहले AB एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व बोलिए या उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलिए, उसमें GH जो है वो पहले से डोमेस्टिक प्राइस को शो कर रहा है। और आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने से क्लियर लगेगा कि इंडिया को व्हीट के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन है, क्लॉथ के तुलना में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है उसको। तो अब वो क्या करेगा कि इंडिया क्लॉथ से NW, ध्यान दीजिएगा, NW अमाउंट क्लॉथ के प्रोडक्शन को कम करेगा और उसके बदला इसका WS, जो WS अमाउंट है वो व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। यहाँ भी वही हुआ कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो पहले स्थिर रहेगा। अब ट्रेड करना है तो इंडिया का WS अमाउंट व्हीट ज़्यादा प्रोड्यूस किया, सरप्लस हुआ इसका प्रोडक्शन, तो इस WS अमाउंट व्हीट को किसको देगा, USA को, बदले में इसको WL अमाउंट क्लॉथ मिलेगा। तो अब नया इंडिफरेंस कर्व जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व 2 है, जो रेड कलर से दिख रहा है, वहाँ देखिए फिर एक TT प्राइस लाइन है, इंटरनेशनल ट्रेड का जो इंटरनेशनल प्राइस रेशियो है वो उसको दर्शा रहा है, उस पोजीशन पे चला गया।
तो IC2 जो है IC1 से एबव है। इट मीन्स इंडिया को भी गेन हुआ। तो कितना गेन हुआ? तो अब इंडिया को WS अमाउंट विथ एक्सपोर्ट करने पे WL अमाउंट क्लॉथ मिल रहा है। ठीक है, तो अब वो देखिए आप, जो NL अमाउंट है वो इंडिया का गेन है। नेक्स्ट स्लाइड में इसी को हमने डिस्क्राइब किया है। अब आप इस स्लाइड में देखिए कि आप USA को, इस स्लाइड में जो हमने एक्सप्लेन किया है आपको, वो सारा एक्सप्लेनेशन यही आपको रिटन फॉर्म में है। जो हमने वहाँ बतलाया है डिस्क्रिप्शन के साथ, वही यहाँ पे हमने लिखा है। अब आप जब नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखिएगा तो उसमें आप पाइएगा कि वो इंडिया को दिखा रहा है, कि इंडिया का फिगर को हमने एक्सप्लेन किया है। जिस तरीके से हमने आपको USA का एक्सप्लेन किया था, इसी तरीके से हमने इंडिया को एक्सप्लेन किया कि किस अमाउंट में गेन होता है, किस वस्तु का कितना एक्सपोर्ट होगा, कितना इंपोर्ट होगा। तो ये नेक्स्ट दोनों स्लाइड फिगर के बाद है, वो ये आपको एक्सप्लेन करेगा। अब जो हमारा लास्ट है स्लाइड, उस स्लाइड को हम लोग देखते हैं। इसमें हमने कंक्लूजन एंड क्रिटिसिज्म को लिया है। तो जो हमारा कंक्लूजन है वह यह है, उसको हम अगर कम शब्दों में कंक्लूड करना चाहे तो हम कह सकते हैं, वी मे कंक्लूड दिस थियरी इन दीज वर्ड्स दैट countries producing goods under the increasing cost of production will partially specialize in the production of that commodity in the production of which they have comparative cost advantage. This approach is superior to classical real cost approach. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इंक्रीजिंग कॉस्ट में जब ट्रेड होता है तो इसका एजम्पशन है कि पार्शियल स्पेशलाइजेशन होगा, फुल स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। जैसा कि हम देख रहे थे एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी में, जैसा हम देखे कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी में, वहाँ पे क्या था कि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, मतलब किसी एक कमोडिटी का ही प्रोडक्शन एक देश करेगा और किसी दूसरे कमोडिटी का प्रोडक्शन दूसरा देश करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखे हैं कि दोनों देश दोनों वस्तु का उत्पादन कर रहा है, लेकिन दोनों क्या किया, जिसमें स्पेशलाइजेशन है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, और जिसमें यूटिलाइजेशन कम है, जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन कम हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई है, उसका प्रोडक्शन कम कर रहा है। तो यह इस थ्योरी का एक कंक्लूजन है। इसका क्रिटिसिज्म भी है, हालांकि कहा गया है कि यह बहुत बेहतरीन थ्योरी है, खास करके एनालिटिकल फॉर्म में यह काफ़ी बेटर है। यह जो भी अप्रोच क्लासिकल का था, ये भी क्लासिकल थ्योरी है, लेकिन उन दोनों अप्रोच से अब बेहतर है। क्रिटिसिज्म है, उसमें है पहला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच डजंट मेजर द रियल कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, क्योंकि यह लेबर वैल्यू पे बेस्ड नहीं है, इसलिए उस चीज़ को नहीं दर्शाता है। दूसरा, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ वेलफेयर एंड पॉलिसी फार्मूलेशन। यह जो है वेलफेयर और पॉलिसी फार्मूलेशन के लिए बहुत सुटेबल नहीं है, यह कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म है। इस तरीके से आज आप देखे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। थैंक यू।